नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 36 करने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट सुबह का डोज है, ऐसा डोज जो आपको दिन भर पढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। शाम वाला डोज नहीं है कि आप लेने के बाद सो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देरी न करते हुए लेते हैं हम इस डोज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद पी एक्स एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के दो शून्यों का योग 2 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पी एक्स दिया है एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और दो शून्यों का योग, दो शून्यों का योग है। ठीक है, योग कितना दिया है 2, और तीसरे का पूछ रहा है, तीसरे शून्य का, ठीक है, पूछ रहा है। आ रहा समझिए। तो देखिए, इसको बताने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा बता देना चाहते हैं। जब हम द्विघात वाला, देखिए ये क्या है, त्रिघात वाला यानी 3 घात वाला ये बहुपद है। इसी में हम लोग जब द्विघात वाला पढ़ते थे, कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है, ये पढ़ते थे। इसमें 2 मूलक होते थे। कौन कौन मूलक होते थे, अल्फा और बीटा। ठीक, तो हम क्या करते थे, इनका जब योगफल निकालते थे तो क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और क्या निकालते थे, अल्फा इंटू बीटा। आ रहा समझ में। तो ये था द्विघात समीकरण का मूल होते थे। इसमें क्या होगा, त्रिघात में भी मूल होंगे, लेकिन वो मूल कितने होंगे, 3 होंगे, यानी शून्यक जो होंगे वो 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो जब 3 शून्यक होंगे इस बहुपद के, यानी त्रिघात वाले बहुपद के, तब क्या होगा इसका, तब इसका योगफल, ये देखिए यहाँ ये योगफल होता था ना, तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल में हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, दोनों समझाते चल रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करते थे, बी माइनस बी अपन क्या करते थे, ए कर देते थे। आ रहा समझ में। कहने का मतलब एक्स का गुणांक, ठीक है, अपन क्या होता था, ए का गुणांक। आ रहा समझ में। एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो ये आता था। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस बी का गुणांक, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे इसको चलिए लिख लेते हैं। क्या होगा, बी का गुणांक, या कहिए एक्स का गुणांक, ये सही रहेगा, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो इसके जगह पे एक्स का गुणांक जब हम क्या करते थे, बी रखते थे। अब माइनस पहले है ये है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके लिए यही रहेगा माइनस बी अपान ए। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये देखिए यहाँ कर देना है ए बी सी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक। कहने का मतलब ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्या होगा, अब इसको हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब वहां पे क्या होता था, गुणनफल होता था ना, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्यों हम 3 कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 शून्यक वाला है, त्रिघात समीकरण है। ठीक, अब यहाँ पे जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब होगा माइनस डी अपान ई। आ रहा समझ में। कहने का मतलब सी का गुणांक माइनस सी का गुणांक, ये देखिए यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे देखिए डी का गुणांक अपान एक्स का गुणांक यहाँ पे रखेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अब आता है एक और, क्या आता है, अल्फा। देखिए ये 3 होंगे ना, इनके शून्य, एक शून्य ये बन गया, एक ये बन गया, अब तीसरा ये बन रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसके लिए क्या होगा बताइए, सी अपान ए होगा। आ रहा समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन को इसलिए हम बताए हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों तरीके से निकाल ले जाएंगे। अब क्या कर रहा है, शून्यकों का योग 2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, ये कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए इसमें रखेंगे। आ रहा समझ में, क्यों रखेंगे, क्योंकि तीसरे शून्य का मान पूछ रहा है, यानी गामा का मान पूछ रहा है। आ रहा समझ में। तो जब मान पूछ रहा है तो हम इसी में तो रखेंगे। ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब देखिए इसके जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख दिए प्लस गामा हो गया। आ रहा समझ में। अब देखिए इसके जगह पे क्या रखे थे, माइनस बी
अपान ए, यही रखे थे ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, बी की जगह पे क्या है, देखिए बी की जगह पे क्या है 6 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 प्लस गामा इक्वल टू -6 अपान, अब ए की जगह पे क्या है, देखिए ए की जगह पे 1 है यहाँ पे, लेकिन लिखा नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 2 प्लस गामा इक्वल टू -6, तो गामा इक्वल टू -6 -2 ये जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू -8, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था यहाँ पे ना, तीसरे शून्य का मान कितना होगा, तो -8 होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछ देता कि बताइए कि इनका इसमें पूछ देता, यहाँ पे देखिए योग दिया है ये अल्फा इंटू बीटा, अगर कह देता कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे पूछ देता कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, यानी इसके जगह पर दे देता अल्फा इंटू बीटा, तो पूछ देता गामा का मान बताइए क्या होगा, तो इसे कर लेते हैं निकाल, इस पे रखते तब इस समीकरण में। आ रहा समझ में? हाँ, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है, इसीलिए आप एक पे डिपेंड न रहिए। जब त्रिघात से है तो 3 चीजें हमको मिल रही हैं, यहाँ देखिए 3 चीजें मिल रही हैं, तो तीनों पे डिपेंडिंग कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन हमने बता दिया, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना अगर आ जाता है तो आप और लोगों से ज्यादा बेटर कर ले जाएं। आपको आता रहेगा तो कर ले जाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणनखंड का मान बताइए, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है इसमें, दिया है x² - 4√3x + 9, इसी का कर रहा है गुणनखंड करने के लिए। आ रहा समझ में? तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको 4 है ना, इसको हम क्या लिख लेते हैं x² - ये बताइए इसको क्या कर दें, √3 + 3√3 कर दें, क्यों नहीं कर देंगे, क्योंकि देखिए एक यहाँ है एक और यहाँ पे 3 है, 3 1 4 हो गया, ये √3 है, ऐसे ही लिखा जाता है। चलिए x कर देते हैं प्लस, अब बताइए 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं, देखिए 9 का क्या होता है गुणनखंड, 3 × 3 3 3 का 9 होता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3 × 3 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बताइए इंटू क्या कर देंगे 3, ये करेंगे। आ रहा समझ में? हम क्या करेंगे 9 को इस रूप में लिखेंगे, देखिए कैसे, ये इसको अब बता दे रहे हैं 3, इनका जब गुणा करेंगे 3 नहीं हो जाएगा, कहने का मतलब ये तो रहेगा ही। अब इसके जगह पर हम क्या करेंगे, ये कर देंगे √3 × √3, तो क्या आ जाएगा बताइए, ये इतना हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, x² - √3x माइनस हो जाएगा 3√3x प्लस, अब 9 की जगह पे देखिए हम लिखे थे √3 × √3, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 × √3। अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं यहाँ से और यहाँ से। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा, ये x - √3 और यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए ये है और ये है, तो हम निकाल रहे हैं 3√3, तो क्या बच जाएगा x, बाहर के चिन्ह माइनस अंदर के चिन्ह क्या बदल जाएगा, तो माइनस। ठीक, अब क्या हो जाएगा √3, यही बच रहा है ना, ये निकल जाएगा, ये बच रहा है। अब देखिए इसका क्या होगा, ये सेम सेम है, तो x - √3 और जो बच गया उसको लिख लीजिए, ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब हम दो क्वेश्चन एक साथ कराते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, समझाने में, करने में नहीं, समझाने में कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप 135 हो। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं, अंतःकोण का दे रहा है, समबाहुभुज का अंतःकोण जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। कोण की माप कितना दिया है, 135 डिग्री दिया है। ठीक है, तो उनकी भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, यानी n = 2 पूछ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए तो हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। समबाहुभुज का मतलब जैसे हम ले लेते हैं षष्ठभुज ले लेते हैं, इसमें भी 6 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आ रहा समझ में? हम जानते हैं कि समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। कैसे होता है, फिगर से देखते हैं। देखिए हम किसी भुजा को मान लेते हैं, A B C D E F है, हम किसी भुजा को आगे बढ़ा देते हैं, ये देखिए, तो जब ये आगे बढ़ा दी है तो इससे बना कोण क्या होगा, क्या होगा, ये बहिष्ठ कोण होगा। ठीक, और ये क्या है आपका अंतःकोण है। तो देखिए दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, 180 नहीं हो जाएगा, वही कह रहा है। तो अंतःकोण क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतःकोण दिया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 135 डिग्री प्लस बाह्य कोण 180 डिग्री,
तो बाय कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 135। आ रहा समझ में? तो घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ठीक। यहाँ 7 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री क्या होगा इसका बाय कोण होगा। आ रहा समझ में? अब हम क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो हम जानते हैं समबाहुभुज का लिख लीजिएगा। समबाहुभुज के बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 बटे n होता है। आ रहा समझ में? जब n होता है तो n क्या करेंगे हम इधर लिख लेंगे, 360 डिग्री है और बाह्य कोण कितना है यहाँ देखिए 45 है, तो हम इसको इधर लेके आएंगे n की जगह पे, सॉरी इसके जगह पे क्या करेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए n इधर आया तो ये इधर जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है डिग्री। अब इसको क्या करिए सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, 9 चौको 36, 9 पचे 45, ठीक है 5 है 40, यानी n इक्वल टू जो होगा 8 होगा, यानी भुजाओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी 8 होगी। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। चलिए पहले हम क्या करते हैं भुजाओं को लिख लेते हैं। भुजा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक, और दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक। और कह रहा है इस त्रिभुज परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, प्रवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जान लेते हैं कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। हमने बताया था कि जब भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात दिया हो 3 और 4 तो तीसरा क्या होगा 5 होगा, ठीक। और जब ये अनुपात हमको मिल जाएगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी सी, इसमें एक त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर और एक निकल के आया 5 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हम करते हैं त्रिज्या को निकालते हैं। जब तक त्रिज्या नहीं आएगा, त्रिज्या का मान पता नहीं चलेगा तब तक इसका क्षेत्रफल आएगा नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रवृत्ति का जो केंद्र होता है वो उस त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु होता है। आ रहा समझ में? प्रवृत्ति का जो केंद्र होगा, ये पूरा प्रवृत्ति बन रहा है ना, ठीक है, इसका जो केंद्र होगा ये कर्ण के मध्य बिंदु होगा, यानी कर्ण का मध्य बिंदु होगा, ठीक। ये समझ में आ गया। और उसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी प्रवृत्ति की जो त्रिज्या होगी यानी r जो होगा वो कर्ण की आधी होगी। आ रहा समझ में? कर्ण की आधी होगी। कैसे होगी? जब ये मध्य में है, ठीक है, जब इस प्रवृत्ति का जो केंद्र है वो जब कर्ण के मध्य में है तो ये त्रिज्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसका त्रिभुज जो प्रवृत्ति की जो त्रिज्या होगी वो कर्ण की आधी होगी। तो चलिए हम क्या कर देते हैं 5/2 कर देते हैं, ठीक। अब हमको त्रिज्या मिल गया तो प्रवृत्ति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखिए πr², ठीक है। तो πr² जब लिख लीजिए क्या हो जाएगा, पाई आने देते हैं, ठीक है, इंटू आर कितना ये 5/2 इंटू 5/2 दो बार है ना यहाँ पे, ये इसको सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 5×25 2 दूना 4 पाई, तो क्या हो जाएगा 6.25 पाई, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर कर लीजिए चाहे जो भी हो, सेंटीमीटर में दिया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक। चलिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा, क्योंकि ये जो है ये सूत्र पे और प्रमेय पे डायरेक्टली पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 और 25 सेंटीमीटर है। देखिए भुजा दिया तो पहले लिख लेते हैं, लंबाई दिया है, लंबाई क्या भुजा है दिया है 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ये दिया है, सेंटीमीटर में है। तो देखिए इससे भी रेशियो निकल के आता है कि ये जो अनुपात दिया है ये अनुपात से हमको पता चल जाएगा कि त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। आ रहा समझ में? कैसे? ये सब बता चुके हैं कैसे पता किया जाता है कि ये समकोण त्रिभुज है। कुछ नहीं करना होता है, जो सबसे बड़ी संख्या उसकी है उसका कर्ण मान लेते हैं और जो शेष बचे होते हैं उनमें से एक को लंब और एक को आधार मान लेते हैं। अब दोनों का वर्ग करते हैं, दोनों का वर्ग कहने का मतलब लंब और आधार के वर्ग का योग करेंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। आ रहा समझ में? जब हो जाएगा बराबर तो आप समझ लीजिएगा कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक। चलिए अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंतःवृत्त त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था प्रवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे भी क्या करेंगे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक। आ रहा समझ में? देखिए अंतःवृत्त की जब त्रिज्या पूछेगा तो इसका एक ही सूत्र होता है, ठीक है।
यानी आर इक्वल टू जो होगा, इसमें देखिए लंब इसको मान लेते हैं, लंब इसको मान लेते हैं आधार, और इसको मान लेते हैं कर्ण। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक, अब देखिए ये लंब है, तो इसमें क्या होता है, जब त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या जब निकालते हैं हम, तब क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण कर देते हैं, आया पान 2, बस इसी पे हम रख के निकाल लेते हैं। आ रहा समझ में? अंतःवृत्त की त्रिज्या देखिए कैसे, वृत्त हम बने भी नहीं किए हैं, केवल त्रिभुज बना लिए हैं। अरे बनाएंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? इसकी त्रिज्या पूछ रहा था, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। आ रहा समझ में? तो चलिए रखिए, लंब कितना है 7, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, इसको याद कर डालिएगा। केवल आपको दिया रहेगा, देखिए इसमें लंब आधार दिया रहेगा, कर्ण नहीं दिया रहेगा, पूछ देगा आपको कि अंतःवृत्त का त्रिज्या बताइए या क्षेत्रफल बताइए, तो जब त्रिज्या निकलेगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, 2 रहेगा तो इसे निकालोगे। चलिए ज़्यादा समझाने देंगे, 2, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 31 माइनस 25 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 6/2, यानी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। आ रहा समझ में? जब ये मिल गया हमको, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब त्रिज्या निकल गया तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल नहीं है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ये रख देंगे। आ रहा समझ में? इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सुबह का डोज है, सुबह का डोज आपको तरोताजा रखेगा दिन भर, और दिन भर पढ़ने की मजबूर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्त दिया है, देखिए वृत्त भी दिया है, त्रिभुज भी दिया है, और उसमें त्रिभुज का परिमाप दिया है। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप दिया है, परिमाप दिया है 30 मीटर, ठीक है। अब वृत्त का परिधि दिया है, वृत्त का परिधि कितना दिया है 88 मीटर, ठीक। तो पूछ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आ रहा समझ में? देखिए कुछ नहीं, पहले फिगर बनाइए। ये वृत्त हो गया आपका, बना लिए, ये हो गया ए बी सी, ठीक है। और इसमें अंतर ये है, अंतःवृत्त बनाया है। आ रहा समझ में? क्वेश्चन अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन बनाए थे उसी पे है, थोड़ा सा ये एडवांस कर दिया है। कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, और उस त्रिभुज का में अंतःवृत्त दिया है। आ रहा समझ में? अंतःवृत्त का परिधि दे दिया है और त्रिभुज का परिमाप दे दिया है। कह रहा है इसका मतलब इसका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का, यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं इसके लिए क्या किया जाता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए यस इंटू आर निकालना पड़ता है। आ रहा समझ में? क्या होता है, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि परिमाप दिया त्रिभुज का, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यस इंटू आर करते हैं। आर क्या है आपका, त्रिज्या है, यस क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप आप लोग जानते होंगे, ठीक। देखिए अर्ध परिमाप किससे निकल के आएगा, त्रिभुज परिमाप से, ठीक। तो देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप कर रहे हैं, अर्ध परिमाप को हमेशा यस से करते हैं डिनोट, ठीक है। तो क्या हो जाता है 30/2 हो जाता है। जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो उसका /2 कर देंगे परिमाप का, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आ रहा समझ में? अब देखिए अब हमको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या कैसे निकलेगा, वृत्त परिधि से। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr इक्वल टू कितना दिया है 88। आ रहा समझ में? यहाँ से देखिए परिधि 2πr ये दिया है। अब यहाँ से निकालिए क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × r बराबर 88, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 गुणे 7/44, तो 44 दिन कितना होता है 88, तो r इक्वल टू 7 दूनी 14, ये क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये भी क्या है सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है, ये ध्यान रखते रहिएगा, ठीक। अब देखिए हमको क्या मिल गया, यस भी मिल गया, यस यहाँ से मिल गया, यस और आर मिल गया ये, तो हम यहाँ पे नहीं रख देंगे, यानी 15 गुणे क्या करेंगे 14 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रखा है यस कितना आया है 15 और आर 14, तो कीजिए कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70, 0 80 7 14 × 14 14 7 21, यानी 210 क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, यदि
देखिए पहले लिख लेते हैं, वर्ग के रूप में तार कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए दे दिया इसका, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 144 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, और लंबाई दिया है, देखिए क्षेत्रफल दिया है तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। घेरती है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यानी आयत की लंबाई भी दिया है, आयत की लंबाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना क्षेत्रफल होगा, यानी कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो अब देखिए आयत का चौड़ाई हमको क्या करना पड़ेगा, यक्स है, यही निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब कि जिसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसका लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आ रहा समझ में, ठीक। अब देखिए क्या होगा, आयत की चौड़ाई भी पूछ रहा है और उसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। लंबाई दिया है, जब चौड़ाई जब निकल आएगा तो इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आ रहा समझ में। तो ये चौड़ाई कहाँ से निकल के आएगा, कहाँ से निकल के आएगा, अभी हम इसको साफ करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग का भुजा हम निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 144, इसको तो ये बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमको मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया तो हम क्या करेंगे, अब वर्ग का परिमाप निकालेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, क्या हो जाएगा 4 गुणे 12, 12 चौको 48, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक। आ रहा समझ में, इतना आ गया। अब देखिए बात 3 चीजों को कर रहा है, एक तार का, तो चलिए जब हम वर्ग का परिमाप निकाल लिए तो तार का परिमाप, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा वर्ग का परिमाप हो जाएगा। वही बात कह रहा है कि तार को क्या कर रहा है, वर्ग के रूप में रखा है, ठीक है। वर्ग का परिमाप अब बराबर क्या हो जाएगा आयत का परिमाप, ये मतलब तीनों क्या होगा बराबर होगा, इसके कहने का मतलब यही है। देखिए अब क्या करेंगे, हमको क्या क्या मिल गया, वर्ग का परिमाप मिल गया, तो वर्ग का जब परिमाप हमको मिल गया तो आयत का परिमाप नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आ रहा समझ में ना, वर्ग का परिमाप हमको मालूम चल गया है, तो वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सीधे रखेंगे आयत का परिमाप में, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। परिमाप कितना आया है, देखिए यहाँ पे 48, वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बराबर है, तो ये हो जाएगा 48। 2 लंबाई कितना दिया है 16, चौड़ाई हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 24 दूनी 48, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस 16, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू जो होगा वो 8 हो जाएगा। आ रहा समझ में। एक्स ये क्या है, ये आपका चौड़ाई है, यहाँ हम लिख ले रहे हैं, ठीक। चलिए ये हमको मिल गया, लंबाई और चौड़ाई मिल गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कर लीजिए। लंबाई इतना है 16 और ये कितना हो जाएगा 16 8 8 48 का 8 80 4 8 का 8 4 12 128, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। आई होप क्या कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 2 संख्याएं x तथा y के लसअ तथा मसअ क्रमशः 3 तथा 105 है, 105 है, ठीक है। देखिए x का लसअ दिया है, तो x का लसअ कितना है 3 है, और y कितना है, y का मसअ कितना दिया है 105 है, ठीक। 2 चीजें हो गई, x का लसअ कितना है ये है, y का बस हम लसअ मसअ यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसको लेने से कोई फायदा है नहीं। और कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 36 है, ठीक। हम लसअ मसअ इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आगे कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि मसअ बताइए लसअ बताइए, या चाहे दूसरी संख्या चाहे पहली संख्या या मसअ, ठीक है। हम क्या करें, अब ये इतना दिया है, जितना दिया ये करिए, पूछ रहा है
1/x प्लस 1/y का मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई और एक्स कट रहा है तो वाई प्लस एक्स। आ रहा समझ में। अब देखिए एक्स वाई का मान कितना दिया है, 36। ठीक है, 36। एक्स वाई का मान यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जब एक्स वाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 3 इंटू 105। तो वहाँ पे कर देते हैं, देखिए 3 इंटू 105। आ रहा समझ में। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा कितना हो जाएगा, 5 जा 15। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 4/35। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी मान दिया है। ठीक है, माना देखिए पी दिया है, पी बराबर कितना है 12xy माइनस। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। क्या पूछ रहा है वो देखिए, पूछ रहा है p प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, अब p के मान को देखिए, ये क्या है, p है। p कितना दिया है लिख लेते हैं, 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया p का मान। प्लस q का मान कितना दिया है, q का दिया है 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy। ठीक है, ये हो गया आपका कोष्टक का। माइनस आर कितना दिया है, देखिए बाहर माइनस आर है, आर कितना है 5y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस XY, ये दिया है। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप प्रीफर करेंगे कोष्टक वाले को, यानी कोष्टक वाले को पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो माइनस है उसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जितना आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या होगा, इसका मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। आ रहा समझ में। हो सकता है जब आप घटाए हो तो यहाँ पे चिन्ह में कोई डिफरेंस आया हो, देखिए बाहर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे कोष्टक करके आप क्या कर सकते हैं, अंदर का चिन्ह बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग दे रहे हैं, आप लोग कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, समय थोड़ा लगेगा, यहाँ समय कम है, वीडियो बनाते हैं मोबाइल से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है, एक त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज दिया है देखिए ABC और एक दिया है, क्या दिया है, DEF। ठीक है, उसमें कह रहा है कि AB बराबर EF। देखिए AB बराबर है EF। ठीक, उसके बाद यह BC है, BC कितना दिया है, DE के बराबर दिया है। ठीक, और CA कितना दिया है, या B के बराबर दिया है। और देखिए AB ये जो है ये किसके बराबर, EF के बराबर है। ठीक, तो और BC कितना दिया है, BC जो है वो DE के बराबर दिया। देखिए इसमें क्या है, ये त्रिभुज जो बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। तो आप पढ़े होंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में क्या होती थी, ये कोण इस कोण के बराबर होता था, ये कोण इस कोण के बराबर होता था, ये कोण इस कोण के बराबर होता था। जब ये कोण बराबर होते थे दोनों त्रिभुजों के तो क्या होते थे, समरूप त्रिभुज होते थे। तो यहाँ देखिए भुजाएं भी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तो इस तरह का जब कंडीशन हो, बराबर हो रहे हो, तो ये त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग त्रिभुज होता है। कहने का मतलब त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, सम त्रिभुज DEF हो जाएगा। आ रहा समझ में, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस पे आधारित क्वेश्चन हम कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समलंब चतुर्भुज को PQRS में। चलिए हम बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज को। ये ABCD आ रहा समझ में, ये बन गया आपका समलंब चतुर्भुज। कह रहा है PQ, देखिए PQ दिया है RS के, देखिए है ये यहाँ P से कर दिए PQRS, यानी PQ जो है वो SR के समांतर है। समांतर है तो हम क्या कर दिए, देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है PQ और RS का अनुपात, यानी PQ अपान RS का अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। ठीक, कहने को मतलब PQ कितना है 3 है और RS कितना है आपका 2 है, ये भी दे दिया है। और समलंब का क्षेत्रफल दिया है, समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया भाई साहब, 480
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद इनके बीच की दूरी भी दिया है, यानी इनके बीच की दूरी कितना दिया है, डी इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? तो कह रहा है कि एस आर की लंबाई बताइए, एस आर की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो जब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, लगाते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लेते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग जो जब अनुपात में दिया जाता है ना, तो ये को हम x जरूर मानते हैं, या अनुपात में तो हम ये को 2x, ये को 3x मान लेते हैं। तो यहाँ चलिए समांतर भुजाओं का योग होता है, तो क्या क्या योग हो जाएगा, देखिए 2x + 3x उनके बीच की, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहिए या चाहे ऊंचाई कहिए, ठीक है, उसका मान हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो दूरी कितनी है, 12 है। चलिए क्षेत्रफल कितना दिया, इधर लिख लेते हैं 480। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 छक्की 12, 6 को इधर लेके आएंगे जब, तो क्या हो जाएगा 480/6, और ये क्या हो जाएगा 3 2 5 5x हो जाएगा। अब 6 8 कितना हो जाएगा 48, 80, यानी 5x इक्वल टू कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/5, 5 × 5, 5 × 6 30, 8 हो, यानी x इक्वल टू कितना हो रहा है 30 आ रहा है। तो अब देखिए x बराबर 30 आ रहा है, तो किसका पूछ रहा था मान, यस आर का। यहाँ पे दिया है यस आर की लंबाई बताइए। यस आर यही है ना, तो इसको हम क्या माने थे 2x माने थे, यहाँ पे रख देंगे 2x पे रख देंगे, क्या हो जाएगा x × x कितना है आपका 30 आया है, और 2 है तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यही क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। आ रहा समझ में, 60 की इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। परिसर बहुलक तथा माध्यम का माध्य क्या होगा। संख्या कोई दिया है, ठीक है, उसका परिसर बहुलक माध्यम का माध्य, इन तीनों को निकाल लेंगे और उसके बाद उसका माध्य निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये आपको दे देते हैं, ठीक, आप करके देखिएगा क्या करना है। परिसर का मतलब कहता है जो संख्याएं दी गई है उसमें सबसे ज्यादा मान जिसका होगा, जिस सबसे बड़ा जो संख्या होगा वो परिसर हो जाएगा। तो मान लेते परिसर कोई भी आ गया, x आ गया, आप लोग कीजिएगा। और बहुलक दिया, बहुलक का मतलब होता है जो संख्याएं अधिक बार आई हो, यानी जिस संख्या की आवृत्ति हुई हो, तो वो हो गया, मान लेते हैं वो है y आ गया। ठीक, उसके बाद माध्यिका कह रहा है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या बताए थे, संख्याओं को क्या करेंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे। अगर उसको देखेंगे सम है तो सम होगा तो हम क्या करेंगे, बीच के 2 मान जो होंगे उनका प्लस करके बटे 2 कर देंगे। अगर विषम है तो बीच का ही मान होगा, ठीक, तो हम क्या मान लेते हैं, वो आ गया है z आ गया, हम समझा रहे हैं इसको। अब कह रहे हैं माध्य बताइए, तो माध्य इन सब का माध्य, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, y + z/3 है, यही होता है ना माध्य निकालने में। संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, अपान जितनी संख्या उतने से भाग दे देते हैं, तो ये हम भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आ रहा समझ में। देखिए ये आपके कोर्स के बाहर का है, घन का आयतन, घन सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन दिया तो हम इसको बता देते हैं, ठीक है। देखिए घन का आयतन दिया है, घन का आयतन कितना दिया है 2197, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, ये क्यूब होता है, ठीक। देखिए आयतन दिया तो ए क्यूब इक्वल टू कितना है, तो ए का कितना आता है, इसका क्यूब मतलब 13 का क्यूब होगा, ठीक। 13 का क्यूब कितना होगा 2197, क्योंकि 12 का जो होता है 1728 होता है, तो 1728 से ज़्यादा है ना ये। तो आप क्या करोगे, नियर अबाउट में जो होता है वो क्या करेंगे आपको मालूम है। कहने का मतलब घन जो है वो कम से कम आपको 20 संख्याओं का याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। और 30 वर्ग का, अगर नहीं 20 का कर पाए तो 15 संख्याओं तक का है, ठीक। चलिए अब ये मिल गया। अब कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। आ रहा समझ में, 6 × a कितना है 13 × 13, 6 × 1 13 कितना है 169, गुणा कर दिए 6 9 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 का 36, 36 5 41 के 1 हासिल 4, 6 का 4 4 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यही इसका क्या है आंसर है। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और डीआई का, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है और ये डीआई का क्वेश्चन है। स्टैटिक्स में आई की माध्यिका पूछ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है दैनिक आय इतना इतना है और श्रमिकों की संख्या ये है, ठीक। और माध्यिका पूछ रहा है कि, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सूत्र को लिखते हैं, यानी माध्यिका बराबर, अब वर्ग अंतराल वाला है, ये वर्ग अंतराल वाला है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल का जहाँ भी होगा नाम आएगा, चाहे उस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करोगे, उसी का फार्मूला लगाओगे, यानी माध्यिका बराबर क्या होता था, यल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। एच क्या है, वर्ग अंतराल है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक। और यल क्या है, वर्ग अंतराल का सबसे लो, यानी इसमें जो है ये जो होगा ये लो मान होगा, और ये क्या जो होगा हाई मान होगा, लो ये वैल्यू होगा, ठीक है। और सी एफ क्या होगा, अभी हम निकालेंगे, एन अपान 2 भी हमको निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब कि ये हमको मालूम चल जा रहा है, ये चल जा रहा है, लेकिन ये सब नहीं मालूम चल रहा है, यानी एन अपान 2 और सी एफ मालूम नहीं चल रहा है। तो जब तक ये मालूम नहीं चलेगा तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। तो मालिका निकालने के लिए हम क्या करते थे, देखिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया, जो आप कहेंगे वो करेंगे, ठीक। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा हो, तो लाइक जरूर करें। लाइक नहीं करते हो, लाइक आपका और एनर्जी हमारा दो बहुत इम्पोर्टेंट। आप लाइक करते हो तो हमको एनर्जी मिलता है, एनर्जी जब मिलता है तो हम और अच्छी क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही यूट्यूब जो चैनल वाले हैं, यानी यूट्यूबर जो है, उसको प्रमोट मिलता ही है, कोई भी हो पढ़ाने वाला, सबको कह रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, उसका जब आप लाइक करते हो तो उसका वीडियो जो होता है वायरल होता है, वायरल होता है तो अच्छा खासा अच्छा लगता है उसको, उसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ आती हैं। तो आप लाइक जरूर कर दिया, ज़्यादातर जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए, क्योंकि बड़े यूट्यूबर हैं वो ऐसे जाल फेंक रखे हैं कि उसमें जो फंस गया है वो निकल नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि उनसे बढ़िया कोई है नहीं, उससे भी बढ़िया है, एक से बढ़कर एक है, ठीक। चलिए उस पर ज़्यादा बात न करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये निकाल रहे हैं सी एफ, इसको क्या बोलते हैं, बराबर था सी एफ, ठीक है। सी एफ जब हम निकालेंगे क्या करते थे, 6 वो लिख लेंगे, और क्या करेंगे इसके साथ इसको जोड़ेंगे, क्या जाए 9, इसको 9 5 14, ठीक है। 14 20 कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। और 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 44। आ समझ में। अब हम क्या करते थे, इसको एक्स वाले को, ठीक है, एक्स वाले को हम क्या करते थे, इसको हम जोड़ते थे, आ समझ में। इसको हम जोड़ते थे तो क्या आता था, जितना आता था उसका हम बटे 2 कर देते थे। तो देखिए इसको भी जोड़ेंगे ना तो इतना ही आएगा, आ समझिएगा। जब आएगा तो समझ जाइएगा हमारा कैलकुलेशन क्या सही है। तो यहाँ पे आ गया 44, हम बताए थे क्या करेंगे, इसका 2 बटे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला n/2 होता है ना, देखिए क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 22। क्यों निकालते हैं, जब तक हम n/2 नहीं निकालेंगे ना तब तक सी एफ और एफ का मान नहीं पता चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे n/2, यानी जो n/2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 22। अब ये हमको मिल गया। अब हम देखते हैं कि 22 जो है, ठीक है, 22 मान जो आया है वो सी एफ में है कि नहीं है, नहीं है तो उससे ज़्यादा वाला हम देखेंगे, आ रहा समझ में, उससे ज़्यादा वाला हम देखेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें कौन सा है, 22 से ज़्यादा क्या है 34 है, आ रहा समझ में। तो 34 के जो सी एफ है, सी एफ के, ठीक, ये वर्ग अंतराल है, सी एफ का हम वर्ग अंतराल देखेंगे। वर्ग अंतराल में जो सबसे लो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा आपका, यल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। और इसी का ये सी एफ का जो यफ होगा, ये क्या होगा, यफ हो जाएगा आपका, ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया आपका यफ, ठीक। अब देखिए इसके पहले जो सी एफ है, इसके वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल के पहले वाले वर्ग अंतराल का इसकी बात कर रहा है, इसका जो सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी एफ होगा, देखिए सी एफ में है ना, ये हो गया सी एफ क्या हो गया 14 हो गया। कहने का मतलब कि आपका जब 34 मालूम चल गया कैसे, n/2 से 22 आया था, तो 22 से ज़्यादा होने चाहिए चाहे 22 होने चाहिए, तो 22 से ज़्यादा 34 था, ये हम ले लिए, इसी से सारा निकल के आया है, ठीक। इसके पहले वाला जो संख्या होता है वो क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, चार्ट दिया रहता है अब उल्टा दे देगा, अभी पीसीएस यूपी पीसीएस में सीसाइड के क्वेश्चन में यही दे दिया था क्वेश्चन, और क्या किया था यहाँ देखिए दिया है ना 100 150 170, ये ऐसे दिया है, वो ऐसे कर दिया था, इसी को उल्टा कर दिया था। तो लोग तो फार्मूला याद रखे थे लेकिन आंसर आ नहीं रहा था, वो क्या कर रहे थे, ये जो सी एफ होता है इसके पहले वाले, सॉरी ये जो n/2 आया था, जो मान n/2 के थ्रू जो सी एफ हमको मालूम चला था, इसके पहले वाले को सी एफ मान रहे थे, जबकि क्वेश्चन उल्टा कर दिया था, इधर का हमको रखना पड़ता था, सी एफ रखते तो आ जाता, ये गलती हो जाता, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा,
ठीक, अब देखिए ये मिल गया हमको, क्या मिल गया, एफ मिल गया, यानी जो देखे हैं n/2 का जितना मान है उससे ज़्यादा ये है, तो ठीक इसके साथ जो एफ है जो वो एफ हो जाएगा, और उसका जो वर्ग अंतराल होगा वो एल हो जाएगा, और ठीक इसके पहले वाली जो संख्या उसकी एफ हो जाएगी। हमको सब मालूम चल गया। तो एल कितना है देखिए 250 प्लस n/2 कितना है 22, सी एफ कितना दिया है 14, देखिए 14। ये हम अपने रेगुलर क्लासेज में सब बताए हैं, बाकायदा समझाए हैं, कई क्वेश्चन कराए हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। एफ कितना दिया है देखिए, एफ सॉरी 20 हो जाएगा इसका, है ना, ये 20। वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा, जब हम संख्या को घटाएंगे, बड़े से छोटे से घटाएंगे या देखेंगे उनके बीच में कितने का अंतर है, तो कितने का है 50 का है। देखिए यहाँ पे ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, 10 बचे 50, 10 दूनी 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 250 प्लस यहाँ कितना आएगा, घटाएंगे तो 8/2 × 5, तो 2 चौको 8, यानी कितना आ रहा है 250 प्लस 20, यानी कितना हो जाएगा 270। ये क्या हो गया है, आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग डीआई का क्वेश्चन। डीआई का क्वेश्चन दिया है, डीआई के क्वेश्चन में जो एक्स अक्ष दिया है और वाई अक्ष दिया, तो एक्स अक्ष पे जो दिया है वो सॉफ्टवेयर उद्योग अनुसंधान पर व्यय करने वाले देश हैं। कहने का मतलब ये जो है ये देश हैं और ये व्यय करने का अनुपात है, यानी इतना इतना व्यय किए हैं, तो इसी पे आधारित ये खर्च है उन लोग का, इतना इसमें है, ये कुछ दिया नहीं है, करोड़ वरोड़ कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, $1,00,000 दिया, जब क्वेश्चन देखेंगे उसमें ऑप्शन दिया है उसमें $1,00,000 दिया है, लाख, यानी ये सब किसमें है, लाख में है, यानी ये देश इस अनुसंधान पर इतना इतना खर्च किया है। अमेरिका 105.5 लाख, ठीक है, डॉलर क्या किया है, खर्च किया अनुसंधान पर। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला इसी पे आधारित क्वेश्चन देखते कर रहा है, समस्त देशों का सॉफ्टवेयर अनुसंधान पर औसत व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, आया समझ में, और जितने हैं संख्या उनसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। औसत ऐसे निकाला जाता है ना, तो जब सबको जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा 585.6 आएगा, ठीक। जब सबको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, और देखेंगे कितने हैं टोटल देश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, तो 10 हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 58.56, या क्या है $1,00,000 है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, वैसे चलते हैं, वैसे ही दूसरा कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा रूस ने कितने प्रतिशत सॉफ्टवेयर अनुसंधान पर अधिक व्यय किए, अनुपात प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत जब पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, देखिए ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा, ऑस्ट्रेलिया ये है, ठीक है, इसकी अपेक्षा कौन सा, रूस, रूस किधर है, रूस ये है, यानी कह रहा है इसकी अपेक्षा अधिक व्यय किया है। तो चलिए कौन व्यय अधिक किया है, रूस, ये, ठीक है। तो इस पर हम क्या करते हैं, लगाते हैं, देखिए क्या करेंगे, इसके लिए 78 - 30 कर देंगे, आप 30 × 100 कर देंगे। क्यों क्यों कह रहा है, क्योंकि आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा कह रहा है, तो जब किसी का की से दिया, ठीक है, तो वो नीचे रहता है, तो के दिया है ना ऑस्ट्रेलिया के, तो 30 नीचे देखिए, इसका मान 30 कर दे रहे हैं। अब यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, 8, ये 4 8, ठीक है। अब यहाँ पे 30 यहीं पे कर देते हैं, ये तो सही रहता है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, देखिए 3 करने 3 3 छके 18, ठीक है, 160 क्या हो जाएगा, प्रतिशत अधिक व्यय किया है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आगे जितने भी आएंगे, 10 दिन लगता है ये प्रैक्टिस से, जो 10 आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आ रहा समझ में। तो अगर आप चाहते हो इसी तरह का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहें, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को जब प्रेस कर देंगे तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।